रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी को छिड़ गया था और आज ये 58वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसका अंत कहीं नहीं दिख रहा है। युद्ध के पीछे के कारणों के बारे में विभिन्न बातें चर्चा में हैं। कुछ इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मनमानी कहते हैं, कुछ इसके लिए नाटो को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कुछ अन्य यूक्रेनी नागरिकों के डटकर मुकाबला करने के जज्बे को सलाम करते हैं। हम आपके साथ एक लेख साझा करना चाहेंगे जो यूक्रेन में युद्ध की एक बहुत ही रोचक तस्वीर पेश करता है, जो बताता है कि इस युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये स्विस इंटेलिजेंस सर्विस से सेवानिवृत्त कर्नल जाक बो द्वारा लिखे गए एक विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने नाटो के लिए एक सैन्य विश्लेषक के रूप में वर्षों बिताए और संयुक्त राष्ट्र के लिए शांति स्थापना सिद्धांत के प्रमुख के रूप में भी काम किया। उन्होंने यूक्रेन में यूक्रेनी सशस्त्र बल के निर्माण के लिए काम करते हुए वर्षों बिताए। ये पूरा लेख इस संघर्ष पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से अलग प्रकाश डालता है जो अमेरिकी नहीं है और फिर भी यूक्रेनी सैनिकों के साथ खड़े हैं। वो किसी भी तरह से रूस समर्थक नहीं है। जाक बो का ये लेख इस बारे में नहीं है कि युद्ध में अब क्या हो रहा है। इसे जानने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। जो दावा करते हैं कि वो जानते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जाक बो का कहना है कि प्रचार के दावों के बावजूद रूसियों के पास वास्तव में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है और ये जानना असंभव है कि वो क्या कर रहे हैं। युद्ध क्यों छिड़ गया और हम में से कई लोगों ने नाटो के विस्तार या पाइपलाइनों और भूमि हथियाने के बारे में सुना है। ये एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है, लेकिन वो एक अलग तस्वीर पेश करते हैं और ये काफी दिलचस्प है। वो ये स्पष्ट करते हुए शुरू करते हैं कि डोनबास में तथाकथित रूसी समर्थित अलगाववादी पिछले 8 वर्षों से रूस द्वारा किसी भी तरह से समर्थित नहीं है। वो ने कहा कि उनका अधिक सटीक विवरण ये होगा कि उन्हें स्वायत्तता चाहने वाले रूसी भाषी लोग बुलाया जाए। वो 2014 में चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद यूक्रेन से अलग होने के बजाय देश के ढांचे के भीतर स्वायत्त होने की मांग कर रहे थे। नई सरकार ने अन्य कई बदलावों के साथ सबसे पहले रूसी भाषा को यूक्रेन की आधिकारिक भाषाओं में से हटा दिया था। इसने बड़े रूसी भाषी आबादी को परेशान किया, जिससे विद्रोह हुआ और साथ ही हमले शुरू करने वाले अति राष्ट्रवादियों को भी प्रोत्साहन मिला और कुछ मामलों में ओडेसा, मारियोपोल और लुहांस्क जैसे शहरों में रूसी भाषी यूक्रेनियन का भी नरसंहार किया। सेना ने अशांति पर काबू पाने की कोशिश में हमला करना शुरू कर दिया और अंत में यूक्रेन अनिवार्य रूप से एक गृह युद्ध के तहत रहा। जाक बो 2014 में नाटो में छोटे हथियारों के प्रसार और लड़ाई पर काम कर रहे थे। आरोपों के बावजूद उनकी टीम ने पाया कि विद्रोहियों को सप्लाई किए जा रहे हथियारों में से कोई भी रूस से नहीं आ रहा था, बल्कि यूक्रेनी सेना के भीतर रूसी बोलने वाले दल बदलुओं द्वारा हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी। वास्तव में दल बदल इतना अधिक हो गया था कि इसने यूक्रेन को मिन्स्क समझौते की ओर धकेल दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि मिन्स्क समझौता आखिर क्या था। मिन्स्क समझौतों पर 2014 और 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हस्ताक्षर किए गए थे। मिन्स्क वन समझौते के तहत यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने 2014 में बेलारूसी राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के साथ समझौता जल्दी टूट गया। फिर 2015 में रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के संगठन OSCE के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वो समझौता भी विफल रहा। कुछ वर्षों के बाद यूक्रेनी सेना निराशाजनक स्थिति में थी। आबादी ने अब उनका समर्थन नहीं किया और उनकी रिजर्व सेना के 70 से 90% फौजी
वापस बुलाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की छवि को बहाल करने में मदद करने के लिए बो को नाटो द्वारा बुलाया गया था। बो ने कहा कि चूंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, यूक्रेन ने धैर्य से काम लिया। इसके बाद उन्होंने अति दक्षिणपंथी अर्धसैनिक मिलिशिया को अपने रैंक में शामिल करना शुरू कर दिया। बो का दावा है कि 2020 तक वो लड़ाके यूक्रेन की सेना का 40% हिस्सा बन गए थे। बो ने उन्हें कट्टर और क्रूर व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया, जिन्हें संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस द्वारा पैसा, हथियार और प्रशिक्षण दिया जा रहा था। रूस ने भी संघर्ष में शांति कायम करने की कोशिश की। इस बात में शक है कि रूस ने इन लोगों को किसी तरह से प्रशिक्षण दिया होगा। वो बताते हैं कि ये रणनीतिक रूप से रूस के सर्वोत्तम हित में है कि नागरिकों को शहर से बाहर निकाला जाए, ताकि वो वहां के अर्धसैनिक समूहों को आसानी से निशाना बना सके। जहां तक कट्टर और क्रूर लड़ाकों का सवाल है, नागरिकों का वहां बने रहना और ढाल के रूप में कार्य करना उनके हित में है। जागबो बताते हैं कि युद्ध की शुरुआत और शायद इसके वास्तविक कारणों को मुख्य धारा द्वारा अच्छी तरह से नहीं समझाया गया है। उनका कहना है कि ये वास्तव में 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर फिर से कब्जा करने के लिए एक डिक्री जारी की और देश के दक्षिणी हिस्सों में अपने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया। बो ने कहा कि उसी समय काला सागर और बाल्टिक सागर के बीच कई नाटो अभ्यास किए गए थे। साथ ही रूसी सीमा पर टोही उड़ानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब बात करते हैं फरवरी 2022 की। यूक्रेन की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ नाटकीय रूप से गोलाबारी शुरू कर दी। 17 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला करेगा। ये बात उसे कैसे पता चली, ये एक रहस्य है। लेकिन 16 तारीख से डोनबास की जनता पर ये गोलाबारी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, जैसे कि OSCE की डेली रिपोर्ट बताती है। स्वाभाविक रूप से ना तो मीडिया और ना ही यूरोपीय संघ और ना ही नाटो और ना ही किसी पश्चिमी सरकार ने इस युद्ध के खिलाफ प्रतिक्रिया दी या हस्तक्षेप किया। बाद में कहा जाएगा कि ये रूसी दुष्प्रचार है। वास्तव में ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ और कुछ देशों ने जानबूझकर डोनबास की आबादी के नरसंहार पर चुप्पी साधी, ये जानते हुए कि ये रूसी हस्तक्षेप को भड़काएगा। बो का दावा है कि डोनबास पर भारी गोलाबारी से पहले पश्चिमी उपकरणों से लैस तोड़फोड़ करने वाले लोग जो पोलिश भाषा बोलते थे, डोनबास में पकड़े गए थे। कथित तौर पर रासायनिक घटनाओं को पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वो जनवरी के महीने में पकड़े गए थे। वो कहते हैं कि बाइडेन प्रशासन ये जानता था कि इस भारी गोलाबारी और तोड़फोड़ की स्थिति में रूस या तो चुपचाप खड़ा होकर रूसी भाषी जनता और डोनबास में हो रहे नरसंहार को देखता रहेगा या फिर हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस के हस्तक्षेप पर जुआ खेला। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूस पिछले 8 वर्षों से इसमें शामिल होने को तैयार नहीं था, तो इस बार गोलाबारी इतनी जबरदस्त थी। वो कहते हैं कि इस युद्ध के 3 कारण हैं। पहला, नाटो का विस्तार, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दूसरा, पश्चिमी देशों का मिन्स्क समझौतों के उन हिस्सों से इनकार जिनमें डोनबास को स्वायत्तता दी जानी चाहिए थी, और लगातार डोनबास की जनता पर पिछले 8 सालों में होने वाले हमले। वो अपनी बात इन ज्ञानपूर्ण शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। वो कहते हैं, हम स्वाभाविक रूप से रूसी हमले की निंदा कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने नेतृत्व में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। हम 2 मिलियन शरणार्थियों में यूक्रेन के लोगों के लिए करुणा दिखाते हैं, ये ठीक है, लेकिन हमारे पास डोनबास की यूक्रेनी आबादी के शरणार्थियों की समान संख्या के लिए उनकी ही सरकार द्वारा मारे गए
और 8 साल तक रूस में शरण लेने वाले शरणार्थियों के लिए थोड़ी सी भी दया होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता।